हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म जो है वो 2 कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये याद रखिए, ये हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इजीली वाकया होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होता है जिसके हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में वाकया होता है। हमारे पास एसीटोन जो है या ईथर जो है ये आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। थर्ड नंबर पे ये है कि यहां पर नो कार्बो केटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता है SN2 रिएक्शन में। SN2 मैकेनिज्म में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप्स है। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the easiest formation of transition state। जितना आसानी के साथ ट्रांजिशन स्टेट वाकया होता है उतना ही SN2 रिएक्शन आसानी से होता है, उसका रेट फास्ट होता है। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल एंड एज अ होल नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होता है तो एज न्यूक्लियोफाइल आता है नेगेटिव आता है तो एज अ होल वो नेगेटिव बन जाता है। SN2 मैकेनिज्म हैज अ ट्रांस इफेक्ट। ये आपको अभी बताऊंगा कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जिस तरह SN1 में एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, इस तरह से SN2 में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कीप टेम्परेचर लो। यहां याद रखिए सबस्ट्रेट जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट में बाज लोग कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहां पर sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज होगा और प्रोडक्ट जो है दोबारा वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए कि रेट जो है या स्पीड ऑफ रिएक्शन वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट पे डिपेंड करता है, यानी इस न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। जबकि SN1 में जो आपके पास था वहां पर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वहां पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है जो एक्ट करता था एज ए सबस्ट्रेट, उस पे रेट डिपेंड करता था। ये याद रखिए, यहां पर आपके पास 12 पॉइंट पार्शियली बॉन्डिंग and non-bonding occur amongst the attacking and leaving nucleophile in a transition state। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियली बॉन्डिंग और पार्शियली नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस वाकया होता है। ये याद रखिए, इसमें 100% इन्वर्जन 100% बैक साइड अटैक होता है। इसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। रेसिमिक मिक्सचर के बारे में हमने आपको आगाह किया है कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, मैकेनिज्म है। ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और OH जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये OH जो है वो एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब होगा ये कि ये हमारे पास एक स्टेप में होता है और यहां पर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ये वाला कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब होगा ये कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, देखिए यहां पर कोई बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन अटैच है, यानी CH3 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं है। होगा ये कि ये वाला कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और इसके दो लूप बन जाते हैं।
यहां पर sp2 sp2 sp2, यहां पर अनहाइब्रिड और इसके एक लूप में Br होता है। तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्शियली बॉन्डेड होता है, यानी लूप के अंदर दाखिल होता है। अब जब ये अंदर दाखिल होता है तो बॉन्डिंग वाक़ होती है, जिसके नतीजे में यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान यहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये एनर्जी वापस आके इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में यूज होती है। तो यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और इसको कम एनर्जी मिलती है। एज ए होल एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, एनर्जी आउट ज्यादा होती है, इन कम होती है। इसको हम कहते हैं कि ट्रांस इफेक्ट, यानी ये OH नेगेटिव सामने यहां पर दूसरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस वजह से ये 100% इन्वर्जन, यानी 100% ये बैक साइड अटैक होता है। और ट्रांस इफेक्ट इसको कहते हैं कि इस Br के अपोजिट साइड पे OH लूप के अंदर दाखिल होता है, जिसके नतीजे पे एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और यहां पर ये एनर्जी वापस आके इस Br को लूप से बाहर हटा देता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है और हमारे पास यहां पर एज अ होल जो है ये अल्कोहल बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल या 0 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपके पास दोबारा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों होता है, इसलिए कि अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो ये सबसे पहले Br को निकाल देता, Br यहां से रिमूव हो जाता, और जब Br रिमूव होता तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इस वजह से यहां पर नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। दूसरा, यहां पर नो कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो वो न्यूक्लियोफाइल को पहले हटा देता तो कार्बोकेटाइन वाक़ होता। यहां कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, एक स्टेप में ट्रांजिशन और ये बिल्कुल सिंगल स्टेप रिएक्शन में वाक़ होता है। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट पे और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है। इस वजह से इसको हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अब हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर, ये फैक्टर अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 रिएक्शन, गौर से देखिए। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये देखिए, अगर हमारे पास हम देखें कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होता है बनिस्बते 2 डिग्री, बनिस्बते 1 डिग्री, बनिस्बते 0 डिग्री। लेकिन SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होता है बनिस्बते 2 डिग्री, बनिस्बते 3 डिग्री। ये याद रखिए। अब हमारे पास अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म होता है और SN2 जो है वो होता है किसमें, SN2 मैकेनिज्म, तो वो SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आसानी से होता है। तो अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में ये देखिए
2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन होगा। अब देखिए, अगर आपके पास सॉल्वेंट पोलर हो, अगर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होता है तो आपके पास मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म होता है। और अगर ये आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो ये फिर याद रखिए, इसमें फिर आपके पास SN2 रिएक्शन होता है। तो देखिए हमारे पास SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक, ये देखिए स्टीरिक हाइड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए आपके पास क्या है, SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसमें स्टीरिक इनहेंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी सारे बल्की ग्रुप है। यहां पर आप मैं लिख सकता हूं कि यहां पर अगर बल्की ग्रुप हो तो आपके पास SN1 इसका SN2 जो है इसका इनवर्स होगा, लेकिन SN1 जो है इसका फिर डायरेक्ट होता है। तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बल्की ग्रुप नहीं होता है। देखिए यहां पर कोई बल्की ग्रुप नहीं है, सारे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी है वो बल्की ग्रुप कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास स्टीरिक एनहाइड्रेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है SN2, यानी SN2 जो है वो स्टीरिक एनहाइड्रेंस के इनवर्स है। तो SN2 में जो प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आसानी से होता है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी होता है, लेकिन जब सॉल्वेंट आपके पास नॉन पोलर होता है, और 3 डिग्री में आसानी से बिल्कुल नहीं होता है। अब हमारे पास नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के अलावा एक और बात उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो याद रखिए। वो बात क्या है कि हमारे पास बीटा पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, बीटा पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, कहां पर, अल्काइल हैलाइड में। अब देखिए और ये याद रखिए, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है स्टीरिक हैंड्रेंस से ये डोमिनेंट होता है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि याद रखिए कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए आपके पास ये कार्बन है और यहां पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सपोज क्लोरीन है, और यहां आपके पास है ऑक्सीजन है, और यहां CH3 है। अब यहां पर क्या है, गौर से देखिए, यहां आपके पास क्या है, ये देखिए यहां आपके पास है हाइड्रोजन, यहां आपके पास है हाइड्रोजन, और यहां आपके पास है क्लोरीन। अब यहां पर ये बल्कि ग्रुप नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट हैलोजन है, और इसकी बीटा पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जो यहां से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींच लेता है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एनहेंस हो जाता है, और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एनहेंस होता है तो यहां पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फिर लूप के अंदर इन होता है।
तो यहां पर ये याद रखिए, यहां इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप अटैच हो, कहां पर, बीटा पोजीशन पे। तो अगर ये बीटा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप अटैच हो तो यहां ट्रांजिशन स्टेट आसानी से वाक़या होता है। तो अब देखिए हमारे पास अगर हम दूसरे साइड पे देख ले, अगर बीटा पोजीशन और गेमा पोजीशन में डबल बॉन्ड हो, बीटा एंड गेमा पोजीशन of alkyl halide has double bond, so transition state easily occur, ट्रांजिशन स्टेट इजीली वाक़या होता है। देखिए किस तरह से, आपके पास है यहां ये देखिए, ये आपके पास CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आप देख सकते हैं CH2, तो ये आपके पास है क्लोरीन, यहां आपके पास है हाइड्रोजन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये खींच लेता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है तो होगा क्या, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और एज ए रिजल्ट इसके एक ग्रुप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली टेक्स प्लेस होता है। तो अब देखिए अगर हम आपको इस तरह से कि एलाइल हैलाइड, यानी हम देखें एलाइल हैलाइड, अगर इसको हम देखें, ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां आपके पास है CH2Cl। अब ये आपके पास है एलाइल हैलाइड। अब इसमें याद रखिए SN1 भी आसानी से हो सकता है और SN2 भी आसानी से हो सकता है। देखिए SN1 क्यों आसानी से होता है, अगर आपके पास सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो तो यहां से ये इस हेलोजन को हटा देता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो यहां रेजोनेंस होता है पाई सिग्मा के टाइम, तो ये जो है फिर SN1 होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो ये हेलोजन रिमूव नहीं कर सकता है, बल्कि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यूं इस डायरेक्शन में शिफ्ट होके यहां पर से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो क्रिएट हो जाता है और फिर यहां पर जो है ट्रांजिशन स्टेट वाक़या होता है। तो जब आपके पास सॉल्वेंट कौन सा हो, पोलर एप्रोटिक हो, तो यहां पर जो है याद रखें SN2 मैकेनिज्म आसानी से होता है, जब पोलर प्रोटिक हो तो SN1 आसानी से हो सकता है। अब देखिए अगर आपके पास है, ये आपके पास है बेंजीन, गौर से देखें, ये आपके पास है बेंजीन, यहां आपके पास है क्लोरीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां आपके पास है CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, इसमें ये कार्बन अल्फा कार्बन है जबकि ये कार्बन बीटा कार्बन और ये कार्बन गेमा कार्बन। तो अब देखिए गेमा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर ये याद रखिए, अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो यहां से ये रिमूव हो जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो फिर ये यहां से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके नतीजे में यहां पर ट्रांजिशन स्टेट वाक़या हो जाता है। तो ये याद रखिए हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, ये आप देखिए ये बेंजाइल क्लोराइड है, तो अगर ये आपके पास SN1 भी हो सकता है जब सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक होता है।
लेकिन इसमें SN2 मैकेनिज्म भी आसानी से होता है जब सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हो। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो यहां से Cl रिमूव हो जाता है और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है और ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अगर सॉल्वेंट एप्रोटिक हो तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है, जिसके नतीजे पे यहां पर ट्रांजिशन स्टेट वाकया होता है इजीली। जब सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हो तो SN2 मैकेनिज्म वाकया होता है। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ या नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में दो चीजें याद रखिए, बीटा पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और बीटा और गेमा कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म एक ही तरह के होते हैं, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में सॉल्वेंट जो होता है पोलर प्रोटिक होता है और SN2 में सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होता है। अब हमने आगे जाना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस और इस तरह से आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। ये डिपेंड करता है केमिकल काइनेटिक्स पे, या काइनेटिक मोशन पे और ये डिपेंड करता है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। अब याद रखिए, अगर आपके पास है फ्लोरीन, अगर आपके पास है क्लोराइड आयन, अगर आपके पास है ब्रोमाइड आयन और अगर आपके पास है आयोडाइड आयन, तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसके इर्द गिर्द ज्यादा इसको एनफोर्स करता है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट आयन डायपोल फोर्स प्रोड्यूस होता है। सॉल्वेंट अगर क्या हो, सॉल्वेंट अगर पोलर हो, लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां पर आयन डायपोल फोर्स वीक होता है। तो जब वीक होता है तो ये मोशन आसानी से करता है और ये आसानी से सबस्ट्रेट की तरफ आ जाता है। तो जब आसानी के साथ सबस्ट्रेट की तरफ आता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काइनेटिक मोशन के साथ रिलेटेड है तो इसका काइनेटिक मोशन ज्यादा होता है। इस वजह से हमारे पास आयोडीन नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है Br नेगेटिव से, फिर Br नेगेटिव Cl नेगेटिव से ज्यादा और फिर फ्लोरीन से ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो यहां पर आयन डायपोल फोर्स नहीं बनता है। अब इसका मास, एटॉमिक मास, ये हल्का होता है और इसका एटॉमिक मास भारी होता है। तो होगा क्या कि इसका काइनेटिक मोशन ज्यादा होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है,
ये वाला ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा और ये वाला वीक न्यूक्लियोफाइल। और पोलर सॉल्वेंट में ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरे साइड पे अगर हम यहां देखें कि CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, यहां OH नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट होता है तो ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा और जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसमें आयन डायपोल फोर्स वो ज्यादा होता है। जब आयन डायपोल फोर्स ज्यादा होता है तो ये आसानी से मोशन अब सबस्ट्रेट की तरफ नहीं जा पाएगा और यहां पर आयन डायपोल फोर्स जो है वो वीक होता है तो ये आसानी से जा पाएगा। तो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में CH3 नेगेटिव ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, ये उसके बाद फिर ये वाला स्ट्रांग और फिर ये वाला। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो यहां पर कोई, उस सूरत में यहां पर कोई आयन डायपोल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है। उस सूरत में भी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है इसका कम होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा आहिस्ता। फिर भी याद रखिए अगर सॉल्वेंट पोलर हो या नॉन पोलर हो, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ याद रखिए पीरियड में हमारे पास आ जाता है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। जबकि अगर आप देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्रांग बेस और वीक बेस पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये स्ट्रांग बेस और वीक बेस जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। आपके पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये देखिए इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन आ गया और फ्लोरीन। अब बेस जो है जो इजीली हाइड्रोजन ले सकता है वो स्ट्रांग बेस होता है और जो इजीली नहीं लेता है वो वीक बेस होता है। तो अब देखिए यहां पर HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहां पर HBr है, ये देखिए हाइड्रोजन और Br नेगेटिव, यहां हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हाइड्रोजन और आप आयोडीन है। तो देखिए इजीली हाइड्रोजन देता है तो इसका ये स्ट्रांग एसिड है तो इसका ये क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस होता है। तो ये बेस वीक बेस होता है, ये इजीली वापस हाइड्रोजन आसानी से नहीं ले सकता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये फ्लोरीन वापस इजीली हाइड्रोजन आयन को ले लेता है और रिएक्शन रिवर्स में आ जाता है। इस वजह से जो इजीली हाइड्रोजन ले लेता है वो आपके पास स्ट्रांग बेस होता है, ये स्ट्रांग बेस है। और ये आपके पास क्या है, वीक बेस है। ये स्ट्रांग, ये याद रखिए स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग बेस है। इसी तरह से अगर आपके पास CH4 है तो अगर ये हाइड्रोजन दे देता है और यहां CH3 नेगेटिव आता है, यहां आपके पास NH3 है और ये हाइड्रोजन दे देता है और यहां पर NH2 आता है, यहां H2O है तो यहां हाइड्रोजन दे देता है और ये OH नेगेटिव आता है, यहां आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो ये हाइड्रोजन दे देता है और फ्लोरीन नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा, ये इजीली वापस, ये आपके पास है थोड़ा सा निस्बतन ये स्ट्रांग एसिड है, इसका ये क्या होगा, वीक बेस होगा, इसका ये वीक बेस होगा। और ये आपके पास है वीक एसिड, इसका ये स्ट्रांग बेस होगा, स्ट्रांग बेस ये होता है। तो बेस जो है ये याद रखिए, बेस जो है स्ट्रांग बेस और वीक बेस वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में ये याद रखिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है और SN1 मैकेनिज्म में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा, तीसरे नंबर पे हम यूं एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर सॉल्वेंट जो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का होना
यहां जरूरी होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का या नॉन पोलर सॉल्वेंट का होना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।